बिहार सीएम नीतीश कुमार पहुंचे बैकुंठपुर के कहा गंडक नदी की जमींदारी बांध के निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। सीएम ने दिए कई उचित दिशा निर्देश। उद्धव ठाकरे सरकार पर बीजेपी हमलावर। रविशंकर प्रसाद ने मांगा सवालों का जवाब, पूछा किसके दबाव में की गई सचिन वाजे की नियुक्ति। प्रदेश में आदिवासियों पर राजनीति तेज। बाबूलाल मरांडी ने सोरेन सरकार पर साधा निशाना, पूछा कैसे बयान दे सकती है सरकार कि आदिवासी नहीं है हिंदू। मधुपुर उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तैयारियां पूरी। मधुपुर उपचुनाव में आरजेडी करेगी गठबंधन का समर्थन। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह ने दी जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। हमीरपुर में आने वाले त्योहारों और पंचायत चुनाव को लेकर आबकारी विभाग ने छापेमारी शुरू कर दी है। बुंदेलखंड में होली के त्योहार और ग्राम पंचायत चुनाव में जमकर शराब की बिक्री होती है। इन दिनों बढ़ती बिक्री के बीच कच्ची और अवैध शराब के कारोबारी भी बड़े पैमाने पर तस्करी करने का प्रयास करते हैं। आबकारी विभाग ने जिले से शराब के ठेकों की जांच की एक मुहिम छेड़ दी है, जिसमें सरकारी ठेकों पर आबकारी विभाग की टीम के साथ छापेमारी कर रही है और ठेकों की जांच कर रही है और शराब पाए जाने पर तुरंत कार्यवाही भी की जा रही है। निर्देशों के क्रम में हम लोग अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चला रहे हैं, जिसमें शराब की दुकानों की चेकिंग है हमारे आबकारी इंस्पेक्टर के द्वारा की जा रही है। इसके अलावा अवैध अड्डों पर भी लगातार छापेमारी कार्रवाई की जा रही है, जिससे प्रधानी के चुनाव और होली के दृष्टिगत कोई भी अपनी घटना न घटे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आनंद अवस्थी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। जी आनंद, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे जैसे त्योहार आते हैं या फिर चुनाव आते हैं वैसे वैसे अवैध शराब जो है उसका कारोबार फलने फूलने लगता है। ऐसे में आबकारी विभाग की ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है कि हर ठेके पर जाकर जांच की जा रही है और इसके खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी गई है। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जैसे भी कोई त्योहार होता है और उसके आसपास कोई चुनाव होता है, तो चुनाव के दौरान होता क्या है कि शराब की बिक्री थोड़ी ज्यादा हो जाती है। तो उस बिक्री को पूरा करने के लिए मिलावटी खोर लोग मिलावट का काम करते हैं और नकली शराब बनाने का भी काम करते हैं, जिसको लेकर के आबकारी विभाग हमीरपुर की टीम ने आज पूरे जिले में छापामार कार्रवाई की। इसमें कई ठेकों को चेक किया गया कि उनमें कोई भी मिलावटी दारू तो नहीं है, कोई गलत तरीके से बनाई हुई शराब तो नहीं है, जिससे लोगों का स्वास्थ्य खराब हो सके या लोगों को दिक्कत महसूस हो सके। इसको लेकर के पूरी छापामार कार्रवाई की गई है। जी आनंद, वैसे भी यूपी में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर मिश्रित शराब के चलते, अवैध शराब के चलते कई लोगों की मौत हो जा रही है। जैसे कि चित्रकूट में ही अभी देखा गया था कि 4 लोग जो हैं उनकी मौत हो गई थी इस तरह की मिश्रित शराब पीने से। ऐसे में इस तरीके के अभियान को चला देना एक तरीके से लोगों के लिए बड़ी राहत की चीज है। जी बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। हमीरपुर जिले में भी मिश्रित शराब और नकली शराब के पीने से कुछ लोगों की मौतें हो चुकी हैं। हालिया अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग थाना क्षेत्रों में 3 मौतें हो चुकी हैं। इसी को लेकर के आबकारी विभाग की टीम ने आज छापामार कार्रवाई करी हुई थी। इसमें मेन चीज ये है कि जो भी त्योहार होते हैं या कुछ चुनाव होते हैं, उस दौरान नकली शराब का चलन ज्यादा हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई आबकारी विभाग की तरफ से की गई और कमर तोड़ने का भी काम किया गया है। जी आनंद, इस पूरी खबर पर जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। हमीरपुर में निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें गंभीर रूप से नेत्र विकार से ग्रसित मरीजों की आंखों की आधुनिक मशीनों से जांच की गई। साथ ही कई मरीजों के आंखों के लेंस चेंज करवाने के लिए उन्हें सदगुरु नेत्र चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। हमीरपुर जिले सिविल सर्जन और कुछ समाज सेवियों द्वारा लक्ष्मीबाई पार्क में निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर आपने आयोजन किया, क्या मतलब इसका मकसद था, क्या उद्देश्य था? मकसद ये था कि ये कोरोना वायरस आया और एक साल लगभग पूरा चला और उसमें जो है कहीं आकर कैंप भी नहीं हुआ और उसमें जो है मरीज काफ़ी परेशान रहा इसमें। तो अब कोरोना लगभग ख़त्म हो आया है और वैक्सीन भी आ गई है, तो ये सोचा कि चलिए समाज में जो है समाज सेवा के हिसाब से ना हमने जो है ये फिटनेस शिविर लगाया है, जिसमें सारी चीज़ें निःशुल्क हैं। तो ये एक अच्छी पहल, जहां आंखों से कोई बीमारी हो उनकी जांच की गई, आधुनिक मशीनों से उनके लिए निशुल्क शिविर लगाया गया है। तो वहीं सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज क्षेत्र के रामलीला मैदान में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर रखते हुए जिला कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने दीप प्रज्वलित करके डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर पर माल्यार्पण कर कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। इसी कड़ी में अनुप्रिया पटेल ने कहा कि प्रदेश के सबसे बड़े आदिवासी बहुल जनपद में पंचायत की सबसे बड़ी कुर्सी पर पार्टी का सिपाही बैठेगा। वहीं उन्होंने न्यायपालिका में ओबीसी, एससी, एसटी के लिए उचित प्रतिनिधित्व होने की भी मांग की है। सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ 22 का तो ये ताकत आप दिखाएं। पंचायत चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है और उत्तर प्रदेश जैसे राजनीतिक रूप से मैं कहूँ कि जागरूक राज्य के अंदर इस चुनाव की अपनी एक खासियत है। छोटे छोटे कार्यकर्ता जो पूरा 5 साल तक जमीन पे संघर्ष करते हैं, जनता से जुड़े रहते हैं, संवाद करते हैं, उनकी समस्याओं के लिए लड़ते हैं, जूझते हैं, ऐसे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं का ये चुनाव होता है। और इस जनपद में जहाँ तक मेरी जानकारी है कुल 31 सीटें हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अशोक चौबे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, आपसे जानना चाहेंगे कि अब पंचायत चुनाव बहुत नजदीक है और ऐसे में कमर कस ली गई है, जीत के कयास लगाए जा रहे हैं, सभी लगे हुए हैं कि जीत उनके नाम हो जाए और अनुप्रिया पटेल ने यहां पर दीप प्रज्वलित करके अपनी जीत का आगाज करती हुई दिखाई दे रही हैं। जी, बता दें कि सोनभद्र एक आदिवासी क्षेत्र है। यहाँ पे अपना दल यश के अपना कार्यकर्ताओं में जोश भरा गया है, जिसमें आज उनका रामलीला मैदान में सम्मेलन था, जिसमें पंचायत चुनाव को लेकर सभी ने कमर कस ली है। उन्होंने बताया कि सभी लोग अपने अपने कार्यों में लग जाएं और इस बार पार्टी का झंडा बुलंद करें, जिससे पंचायत चुनाव में उचित जीत दर्ज की जा सके। जी अशोक, आदिवासियों को अपने पाले में खींचने के लिए क्या कुछ रणनीति इस वक्त तैयार की गई है? इस बैठक में कुछ रणनीति ऐसी तैयार की गई हो जिनसे उनके वोट अपने पाले में लाए जाएं? जी, बता दें कि इस समय अपना आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में पार्टी द्वारा लगातार बूथ और अन्य जगहों पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर जगह जगह अपना पंचायत चुनाव को लेकर चर्चाएं की जा रही हैं, जिससे अपना क्षेत्र में आदिवासी क्षेत्रों का विकास हो सके, जिससे अपना उनका रोजी रोजगार मिल सके। इस पर जोर देकर उन्होंने कहा कि हमारे सभी जगहों पर अपना पार्टी का झंडा बुलंद करें, जिससे अपना सभी को रोजगार मुहैया कराया जा सके। जी अशोक, इस खबर पर हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो वहीं राज्य सरकार ने कोरोना को लेकर जनता की समस्या बढ़ा दी है। सरकारी कार्रवाई में एहतियात, सुरक्षा और सहयोग की सीएम ने उम्मीद जताई है। प्रशासन ने जनता को किसी भी अफवाहों पर विश्वास नहीं करने की सलाह दी है। इसी कड़ी में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने लॉकडाउन को लेकर बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए। भाइयों અને બહેનો, છેલ્લા ઘણા સમયથી કોરોનાના કેસમાં વધારો થયો છે। સમગ્ર દેશભરમાં વધારો થયો છે। અનેક રાજ્યોમાં પણ કેસો વધ્યા છે। આપણું ગુજરાત પણ એમાંથી બાકાત નથી। આ મુદ્દે રાજ્ય સરકાર ગંભીરતાથી પ્રયાસો કરી રહી છે। કેસોને ઘટાડવા, આવેલા કેસોને ઝડપથી ટ્રીટમેન્ટ કરવી,
तो इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जयेश प्रजापति हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयेश, आपसे जानना चाहेंगे कि एक बार फिर से गुजरात के सीएम ने लोगों से अपील की है कि सुरक्षा सहयोग बनाए रखें और एक दूसरे के साथ इस कोरोना काल में खड़े रहें, साथ ही कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं उनको गंभीरता से उनका पालन करें। कहीं ऐसा ना हो कि सुरक्षा में कोई चूक हो जाए और कोरोना की जद में फिर से लोग आ जाएं। जी, मैं आपको बता दूं कि 2 दिन से गुजरात में एक अफवाह फैली हुई थी, वापस लॉकडाउन आएगा। लोगों में काफी चिंता का विषय था, इसलिए सीएम विजय रूपाणी आज खुद आए, खुद लोगों को अपील की कि गुजरात में कोई लॉकडाउन नहीं होने वाला। सिर्फ अभी स्थिति कोरोना की केस बढ़ गए, यानी सबको संयम रखना होगा। जैसे पहली तरह गुजरात में लोगों ने सबको साथ दिया था, सब साथ सरकार से कोरोना को हराया था। वापस इस तरह से कोरोना गाइडलाइन का पालन करेंगे और कोरोना को हराएंगे और सबको साथ मिलकर कोरोना को हराना है। कोई भी तरह से किसी लॉकडाउन नहीं होगा। ये रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है, यानी लोगों में जागरूकता होगी तो रात्रि कर्फ्यू भी धीरे धीरे हटा ली जाएगा। इस तरह की बात आज सीएम विजय रूपाणी ने की थी। जी, लेकिन जयेश, जिस तरीके से कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या ऐसे में गुजरात में जरूरत नहीं है कि एक लॉकडाउन लगाया जाए जिससे कोरोना पर कुछ हद तक काबू कर लिया जाए? जी, आज गुजरात में 1500 से ऊपर केस आए गए, यानी कहीं ना कहीं कोरोना की गंभीर विषय है। पर एकदम से लॉकडाउन लगाएंगे तो लोगों में भी चिंता होगी और लोगों को आक्षेप करेंगे, क्योंकि हाल में स्थानीय चुनाव गए, सभी पार्टियों ने सभी लोगों को इकट्ठा किया है। हाल में ही जब क्रिकेट स्टेडियम में लोग 70 से 75 हजार लोग क्रिकेट स्टेडियम में जमा किए थे, यानी लोगों ने कहीं ना कहीं सीधे सरकार निशाने पे आ जाएगी। यानी सरकार बचने के लिए धीमे धीमे एक रात्रि कर्फ्यू करके अपना बचाव कर रही है। इस तरह का भी माहौल लग रहा है। जी जयेश, इस खबर पर हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो वाराणसी जोन पुलिस मलखंभ प्रतियोगिता 2021 का आयोजन किया गया। बता दें कि पुलिस लाइन चुर्क सोनभद्र में यह आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में वाराणसी जोन के 10 टीमों ने भाग लिया है, जिसमें जनपद सोनभद्र, मिर्जापुर, बलिया, भदोही, जौनपुर और आजमगढ़ की टीमों ने इसमें प्रतिभाग लिया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी टीमों द्वारा खेल भावना और सौहार्दपूर्ण माहौल में अनुशासित रहते हुए अपने खेल का प्रदर्शन किया गया। साथ ही आपको बता दें कि समापन समारोह में पुलिस अधीक्षक सोनभद्र द्वारा विजेता टीम को विजेता शील्ड भी दी गई है। साथ ही साथ प्रतिभाग करने वाली अन्य टीमों को भी सम्मानित करते हुए उनका उत्साह यहां पर बढ़ाया गया है। उधर रायबरेली ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के फूलबाग मजरे सवैया हसन से जमीनी विवाद का मामला सामने आया है, जहां पर 2 पक्षों में जमीनी विवाद के चलते महिलाओं के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल पूरा मामला सवई हसन गांव निवासी अवधेश बहादुर और पुष्पराज का है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने अवधेश को गिरफ्तार कर लिया है और इसी कड़ी में कोतवाल विनोद कुमार सिंह ने बताया कि जमीनी विवाद में दोनों पक्षों से तहरीर मिली है। भैया पूरा वीडियो लियो, तुम हटो, एक तो मार दो सभी का, मार दो एक मार दो सभी का, मार देगा सभी का। गोपालगंज में सीएम नीतीश कुमार ने बैकुंठपुर के पकहा सारण बांध का निरीक्षण किया। साथ ही सीएम गोपालगंज के बैकुंठपुर से पकहा बांध पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने फैजुल्लापुर, शीतलपुर, बधौली घाट पर चल रहे कटाव निरोधी कार्य का भी जायजा लिया। बता दें कि पिछली साल ज्यादा बारिश होने और नेपाल से ज्यादा पानी छोड़े जाने के चलते गोपालगंज के पकहा में सारण बांध जो है वो टूट गया था, जिससे इस इलाके में बाढ़ आ गई थी और बाढ़ से करीब गोपालगंज की 2 लाख की आबादी प्रभावित हुई थी। दोबारा बाढ़ ना आए, जिसे लेकर विभाग के द्वारा कटाव निरोधी कार्य कराया जा रहा है। जो टूटा अप्रोच यहाँ 15 मई तक सारा काम पूरा 15 मई तक सारा काम पूरा करेंगे। किसी भी तरह से लोगों को दिक्कत न हो, 2-4-10 दिन का डिले हो वो कोई बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जितनी बात करी गई
कि और ज़्यादा एम्बैंकमेंट के लिए, उसकी रक्षा के लिए, और जो हम लोगों ने एक जगह देखा वो स्टील सीट पाइप, उसका भी हमने सजेस्ट किया पॉपुलेशन कि जहाँ पर बहुत पॉपुलेशन है उसके बगल में कोई एम्बैंकमेंट बन रहा है और उसको फिर वहाँ पर उसको सुधार कर तो स्टील सीट पाइप लगा देने से बहुत प्रोटेक्शन हो। और ये तो हम बिल्कुल जिसको कहिए कि जो दौर था उस समय उस समय भी हम जा कर के देखे, अगर वो काम कर रहे थे। ये 19 में वहाँ प्रभावित हुआ था, ये मधुबनी जिले में। वहाँ पर इन लोगों ने कहा कि हम लोग इस तरह से उसको पूरा का पूरा प्रोटेक्ट करेंगे। तो वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने महाराष्ट्र के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर सचिन वाजे के मामले को लेकर महाराष्ट्र की उद्धव सरकार और शरद पवार पर जोरदार हमला बोला है, जिसमें उन्होंने शरद वाजे से जुड़े कई मामलों में सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस के पूर्व असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर को किसके दबाव में लाया गया। साथ ही रविशंकर प्रसाद ने आशंका जताई है कि पूरी महाराष्ट्र सरकार वाजे को बचा रही है, क्योंकि उसके पास काफी राज छिपे हुए हैं जिसे सीबीआई को सौंप देना चाहिए। हमारी आशंका है कि पूरी महाराष्ट्र सरकार सचिन वाजे को बचा रही है, उसके अंदर बहुत राज है। From the surrounding suspicious circumstances, we can legitimately make an inference that a lot of dark secrets lie embedded with Mr. Sachin Waje. And therefore, the entire administration, political level, bureaucratic level, is seeking to protect it. अब जरा मुझे ये बताइए कि जो गृह मंत्री पर आरोप लगा है, उससे और कितने गंदे काम कराए गए? The BJP would like to know that what more dirty work have been sought to be done through the ugly face of Sachin Waje. ये हमारी आशंका है कि पूरी महाराष्ट्र सरकार सचिन वाजे को बचा रही है, उसके अंदर बहुत राज है। From the surrounding suspicious circumstances, we can legitimately make an inference that a lot of dark secrets lie embedded with Mr. Sachin Waje. पूर्व राज्यसभा सांसद और बीजेपी के संस्थापक सदस्य आर.के. सिन्हा ने सूबे में विपक्ष की भूमिका पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। वीडियो जारी कर सिन्हा ने लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। इस दौरान उन्होंने अपने विपक्ष के रूप में अपनी राजनीतिक जीवन की भी चर्चा की। साथ ही अपने बातों में उन्होंने विपक्ष पर जमकर टिप्पणी भी की है। लोकतंत्र में तो विपक्ष की बहुत ही गंभीर और बहुत ही अहम भूमिका होती है। लोकतंत्र का पहरेदार विपक्ष ही होता है और हमने तो 1966 से विपक्ष की राजनीति शुरू की। दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में संयुक्त विधायक दल की कल्पना हुई और लड़ाई लड़के 1967 में सरकार भी बनाई। 68 में कांग्रेस ने गिरा दी, फिर 1969 में सरकार बनी संयुक्त विधायक दल की। बिहार सरकार में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री नीरज कुमार ने आज जमुई पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान जब मंत्री जी मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला किया। वहीं दूसरी ओर बढ़ते अपराध पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने एक अजीबोगरीब बयान दे डाला। दरअसल जब मंत्री जी बिहार में बढ़ते अपराध के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि विश्व भर में अपराध हो रहे हैं, इसलिए बिहार में भी अपराध हो रहे हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। कहिए कि जी से लाट टपकता है कि सत्ता की कुर्सी हमारे यहाँ से चली गई, सत्ता की चाबी हमारे यहाँ से चली गई, इसके लिए वो बेचैन है।
और विधानसभा को शांति से नहीं चलना देना चाहते हैं। बिना किसी बात का हंगामा, हल्ला, वेल में आना, कुर्सी पटकना, अध्यक्ष जी पर कमेंट करना, तो ये सारा एक न्यूसेंस पैदा किया जाता है। और जो एक हम समझते हैं कि बेचैन बिहार, बेचैन आत्मा का जो एक लक्षण है वो दिखा रहे हैं लोग, वहाँ नहीं मिल रहा है तो आरोप लगा रहे हैं। सिर्फ आरोप लगाने से थोड़ी होता है, आरोप तो सिद्ध करने से होता है। और वो सिद्ध आरोप है कि उनके जो गॉडफादर है, जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो आज कहाँ बैठे हैं, किस परिस्थिति में, क्यों जेल में है, तो ये देखने की बात है। आप आरोप, हम किसी पर कुछ भी लगा सकते हैं, आरोप जब तक प्रूफ नहीं होता है। तो वहीं पटना के सरिस्ताबाद में संपूर्ण वैश्य की ओर से एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें वैश्य समाज के 56 जाति और 119 उपजाति को एक साथ लेकर चलने की बात की गई। वहीं संपूर्ण वैश्य सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि शेखर ने बताया कि हमारे समाज को किसी भी क्षेत्र में उचित भागीदारी नहीं मिल रही है, जिसे लेकर फैसला किया गया है कि समाज जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, उन सभी को एकजुट करना होगा। वैश्य वर्ग का एक समूह है। हमारे जितने भी वैश्य वर्ग हैं, इसमें लगभग 120 उपजातियां हैं जो अलग अलग बटी हुई है। ये जो मंच है संपूर्ण वैश्य सेना, इस संगठन की कोशिश है कि सभी वैश्य को एक प्लेटफॉर्म पर लाएं, जिससे कि उनको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, सुख दुख में हम लोग एक होकर के काम करें। किसी भी तरह की कोई भी अगर उनको मदद की ज़रूरत पड़ती है तो ये संगठन 24 आवर 24 घंटे उनके साथ खड़ी रहे। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में सूबे के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कटिहार पहुंचे, जहां उन्होंने 42.67 करोड़ रुपए की लागत से कटिहार सदर अस्पताल में निर्माण का शिलान्यास किया और निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। इस समारोह में नए अस्पताल की नींव रखी गई। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि कटिहार के स्वास्थ्य सेवाएं क्षेत्र के लिए बहुत ही सुखद और महत्वपूर्ण दिन है ये आज का दिन। नहीं, देखिए, लगता है कोई चूक हुई होगी, वो ठीक हो जाएगा। मगर हम लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही काम करते हैं और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं। तो आज जो भी अपने विकास के कार्य हो रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में ही होता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबों के नेता हैं और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे मार्गदर्शक हैं। आज कटिहार जिला के अंदर मातृ शिशु अस्पताल के शिलान्यास का कार्यक्रम और कटिहार सदर अस्पताल के कार्यारंभ का काम हम सब लोगों ने शुरू किया है। इसके अलावे जो ANM इंस्टीट्यूट है, उसके उन्नयन का भी कार्य किया गया है और आगे कटिहार सदर प्रखंड में हफलागंज अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन का कार्यक्रम किया जा रहा है। मोकामा नगर परिषद के सौजन्य से शहर में कुल 16 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इसी कड़ी में पटना के ग्रामीण SP कांतेश मिश्रा ने इस तीसरी आंख का शुभारंभ किया। फिलहाल शहर के प्रमुख चिन्हित JP चौक, थाना चौक, तेराहा बाजार में कुल 16 CCTV कैमरे पुलिस की कड़ी नजर रखेगी। तीसरी आंख का शुभ कार्यपालक मनोज अधिकारी कुमार ने किया। तो शहर में 16 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। ये तीसरी आंख है जो पुलिस की लोगों पर नजर रखेगी। बढ़ते अपराधों के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। पूरे बाजार में चौक चौराहों पर कुल 16 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। जी, यहाँ पर 16 कैमरा लगाए गए हैं पहले फेज में। आगे कुल 40 कैमरा लगाने की तैयारी है और नगर परिषद के सहयोग से ये काम हुआ है। और इसमें पुलिस को बहुत मदद मिलेगी। जो पूरा बाज़ार और बाकी जो इम्पोर्टेंट जगह हैं मोकामा थाना के अंतर्गत, वहाँ पे हम लोग नज़र रख पाएंगे।
तो 16 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और आपने अभी बयान सुना कि पुलिस का कहना है कि अभी आगे भी और भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ये पुलिस का लक्ष्य है। जिस तरीके से लगातार अपराध जो है बढ़ते जा रहे हैं, हत्या, चोरी, डकैती, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, ऐसे में पुलिस वालों के द्वारा एक अच्छी पहल की गई है। 16 सीसीटीवी कैमरे हैं जो चौक चौराहों पर लोगों पर नजर रखेंगे। इसके साथ ही इससे पुलिस पर जनता का विश्वास भी बढ़ेगा और साथ ही सुरक्षा और सहयोग के दावे भी यहाँ पर सच होते दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि 16 सीसीटीवी कैमरे पुलिस द्वारा लगाए गए हैं यहाँ पर हर जगह पर, ताकि जो जनता है वो सुरक्षित महसूस कर सके। तो इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।